प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने कई दिग्गजों को प्रचार में उतारने जा रही। भारतीय जनता पार्टी सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को यूपी के रण में उतारने की तैयारी में है, जबकि प्रदेश कांग्रेस से प्रियंका गांधी की डिमांड आई है और उन्होंने कहा है कि नेताओं का चयन ऐसा करे जो उत्तर प्रदेश में परचम लहरा सके, बल्कि जीत की तरफ अग्रसर कर सके। तो कौन होंगे ये चेहरे मध्य प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस के, और क्या है यूपी का प्लान? देखिए इस खबर को। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एमपी के नेताओं की डिमांड आ रही है। दोनों ही पार्टी इस मांग को पूरी करने में जुटी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव दोनों पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लिहाजा बीजेपी सीएम शिवराज और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम तय कर रही है। प्रदेश की सीमाओं से लगे जिलों में ये नेता चुनाव प्रचार करेंगे। इनके अलावा 62 विधानसभा में विधायक और पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों को पहुंचाने की तैयारी है। और हमने 5 साल में जो विकास के काम किए हैं वो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, माननीय शिवराज जी तो वहाँ गए भी थे और लगातार अब उनके कार्यक्रम भी हैं, जैसा कि जन यात्रा में उनके जाने का है। साथ ही माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, माननीय सिंधिया जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, तमाम हमारे नेता ये वो नेता हैं जिनकी अपील न केवल मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी, तो उत्तर प्रदेश में वहाँ बुलाए जाते हैं। बाकी भी जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो हमारे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी बुलाया जाता है। तो कुल मिलाकर के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहाँ से मांग करता है और यहाँ से कार्यकर्ता जाता है। कार्यकर्ता की दृष्टि से हम वहाँ जाकर के काम करते हैं और जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो यहाँ का हमारा नेतृत्व उनसे मांग करता है कि इन नेताओं को भेजिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। इस नाते से जो हमारे प्रमुख चेहरे हैं, जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, ये चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, उनकी भूमिका रहती है। उधर कांग्रेस में यूपी चुनाव की कमान खुद प्रियंका गांधी संभाल रही है और कमलनाथ से उन्होंने प्रचार के लिए नेताओं की डिमांड की है। अब कमलनाथ के निर्देश पर ऐसे नेताओं की सूची बनाई जा रही है जो यूपी में पार्टी की नैया पार लगाने में मददगार साबित हों। देखिए, प्रियंका जी की बात हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से हुई है, तो उनके बीच चर्चा क्या हुई इसकी जानकारी तो प्रदेश कांग्रेस को नहीं है, परंतु अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो लोग जाना चाहते हैं, कई लोग स्वेच्छा से भी जाना चाहते हैं, पार्टी के फुल टाइम वर्कर होते हैं, वो हमारे विधायक या पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो जो लोग जाना चाहेंगे उनको भेजेंगे। और जो जिस आधार पर प्रियंका जी ने कमलनाथ जी से बात की है, उनकी निर्देश की, उनकी आकांक्षा की पूर्ति की जाएगी और प्रदेश से जितने ज़रूरी और संभव है और जो ज़मीन में रहकर या वहाँ पर क्षेत्र में लगातार रहकर काम कर सकें, ऐसे लोगों को भेजा जाएगा। यूपी चुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों दल अभी से तैयारी में हैं और प्रदेश के नेता इस चिंता में है कि कैसे एमपी का परचम यूपी में लहराएं। यूपी का चुनाव सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यूपी से तय होता है केंद्र का रास्ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, मोदी ने 2 दिन वहां गुजारे और उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी कितनी गंभीर है। बड़ी बात यह है कि यूपी में प्रचार का सबसे बड़ा जिम्मा मध्य प्रदेश के नेताओं को मिलने वाला है। तो क्या ये समझा जाए कि एमपी से यूपी का रास्ता निकलेगा? भारत के साथ मनोज सैनी, भोपाल। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगी है और मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे नेता, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, शिवराज सिंह चौहान तो लगातार वहां पर बने हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो यात्रा शुरू हो रही है तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, बाकी वरिष्ठ नेता कई पहुंचेंगे, लेकिन अन्य राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, पर सबसे ज्यादा डिमांड शिवराज सिंह चौहान की है, जो वहां पहुंचे हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। लेकिन इसी तरह कांग्रेस से खुद कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे चेहरे होंगे जो दिखाई देंगे। बाकायदा सूची तैयार की जा रही, लेकिन एमपी से ही क्यों डिमांड, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, पूर्व सांसद, सर आपका बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। चैतन्य भट्ट जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रताप भानु जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अलग होने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितना गंभीरता से ले रही है भारतीय जनता पार्टी। आप भी, प्रियंका गांधी वहां लगातार बनी हुई है। डिमांड ज्यादा है आपकी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश? नहीं, हमारी सीमाएं लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश से और राजनीतिक नजरिए से भी मध्य प्रदेश का रिश्ता, संपर्क और व्यवहार उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और यदि मध्य प्रदेश से नेताओं को या कार्यकर्ताओं को मांगती हैं प्रियंका जी,
तो ये एक अच्छी बात है। अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे नेता मध्य प्रदेश में हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे हमारे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो। ये सब अच्छे हिंदी भाषी और प्रभावी वक्ता हैं और इनका असर लगी हुई सीमाओं से और जहां उनकी जिम्मेदारी एआईसीसी की तरफ से लगेगी वो वहां पर इनका प्रचार का असर होगा, सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, और हमारे जो संपर्क हैं उत्तर प्रदेश के लगे हुए जिलों में उससे भी होगा। इसलिए यदि मध्य प्रदेश से प्रियंका गांधी मांग रही हैं अच्छे नाम, अच्छे नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, तो वो जाएंगे यहाँ से। पूर्व जी। सांसद भी जा सकते हैं, पूर्व विधायक भी जा सकते हैं, जो वहां रहकर काम करें और समय दे सकें, क्योंकि कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की आज की तारीख में खस्ता हालत है। आप देखिए, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जोगी जी कहीं अब्बा जान की बात करते हैं, कहीं चचा जान की बात करते हैं, मुद्दे तो है ही नहीं। जी। लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण है और ये चुनौती जी, प्रियंका गांधी ने स्वीकार की है। चलिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश तो आपके लिए, चूंकि आपकी सरकार वहां पर है, योगी जी मुख्यमंत्री है, मोदी जी 2 दिन से वहां गुजार रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हुए हैं। आज भी कई तस्वीरें सामने आई है जब वो पहुंचे थे हनुमानगढ़ी में। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो बैतरणी है वो मध्य प्रदेश के नेताओं के प्रचार से पार लगेगी? मनोज जी, हिंदुस्तान के जब बड़े पत्रकारों की बात होती है तो आपका नाम उसमें शामिल है और आप बहुत लंबे समय से राजनीति को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। आपने देखा होगा मनोज जी कि हिंदुस्तान में जब संगठन की बात होती है तो मध्य प्रदेश के संगठन को सबसे बेहतर माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के। मध्य प्रदेश के नेता समय समय पर विभिन्न राज्यों में प्रचार के लिए जाते हैं। आपने पिछला चुनाव देखा होगा जब असम में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को प्रभारी बनाया गया था, माननीय सुहास भगत और एक लंबी टीम असम में प्रचार करने गई थी और भारतीय जनता पार्टी को असम में ऐतिहासिक सफलता मिली। इससे पूर्व आपने देखा हरियाणा चुनाव में मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता गए और वहाँ पर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब लोग गए वहाँ पर और हरियाणा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। मध्य प्रदेश के जो हमारे नेता हैं वो कहीं ना कहीं शुभंकर के रूप में हैं। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलती है। आप देखिए कि पिछला जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बड़ी जवाबदारी उत्तर प्रदेश में मिली थी और साथ ही साथ भगवान के वरदान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार उत्तर प्रदेश में सभाएं की थी, उनने बहुत भारी संख्या में। उसके बाद आप देखिए कि हमारे जो गृह मंत्री हैं लोह पुरुष माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, पिछले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में एक पूरा कानपुर के आसपास की 40 सीटें की जवाबदारी उन्हें मिली थी और सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हो, माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हो, माननीय जयवान सिंह पवैया, उमा भारती से लेके प्रहलाद पटेल, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। सिंधिया जी का नाम भी आया, आप ले नहीं रहे, लेकिन सिंधिया जी का मैं बोल मैं आ रहा था, बोल रहे या ले नहीं रहे? नहीं, मैं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं मनोज जी, देखिए मुझे लगता है कि माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ग्वालियर संभाग में अभी आपने देखा होगा 2-3 कार्यक्रम हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी उनको जवाबदारी दी गई है। तो एक लंबी हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता वहाँ पर प्रचार करने के लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार गांव, गरीब, किसान और आमजन के लिए काम कर रही है, उसको देखते हुए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, आप वहाँ किसी भी मनोज जी व्यापारी से जाके बात कीजिए तो वो कहता है कि हमारा भय खत्म हो गया। किसी महिला से बात कीजिए, वो कहती है अब हम रात को 2 बजे भी कहीं शादी विवाह या कार्यक्रम से रात को लौटते हैं, अब हमें कोई डर नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको लेकर हमारे कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है कि ये तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि जहां राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा प्रचार करने जाती हैं वहां कांग्रेस की हालत क्या होती है। तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे कि प्रियंका वाड्रा क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, राहुल बाबा क्या कर रही है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पर निश्चित रूप से नहीं, शिवराज सिंह जी, लेकिन बीजेपी वहां पे समझ रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग, समझ रही है कि क्या कर रही प्रियंका गांधी। देखिए मनोज जी, मेरा ये कहना है कि नोटंकी एक शब्द होता है बार बार,
उसका उपयोग मैं अब नहीं ये करना चाहता। शब्द का इस्तेमाल आप मत कीजिए, नहीं, मैं अच्छा नहीं करना चाहता, वही अच्छा कहा ना मत- मैंने। अच्छा, मैं- इसलिए नहीं लगेगा कि फिर दूसरी बहुत नहीं, सारी नहीं, बातें होने लगेंगी, मैंने- फिर मनोज कांग्रेस जी- भी गिनाएगी नौटंकी और पता नहीं नहीं नहीं, क्या मैंने कहा ना कि मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता जी। पर देश की और प्रदेश कर ही की लिया आपने शब्द का प्रदेश की उपयोग और कह रहा है संख्या कि नहीं देख रही करना है। चाहता। जी जी प्रदेश की और देश की जनता देखना चाहती है कि कहाँ केरल में जब पहुंचते चलिए। ही क्रॉस लटक जाता है, उत्तर प्रदेश पहुंचते ही त्रिपुंड ठीक है, और आगे मंदिर बात- याद आने आ लगते। गई बात जगह पर, मैं लौटता हूँ आपके जी। चैतन्य भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि यूपी से केंद्र का रास्ता तय होता है, चाहे कांग्रेस की सरकारें बनी हो या देश की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के दौर में अभी वर्तमान सरकार बनी हो। पर मध्य प्रदेश के नेताओं की डिमांड हमेशा रही है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है और कई ऐसी सीमाएं लगी हुई है जो जहां जाकर महत्वपूर्ण भूमिका लगा सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि जातिगत समीकरण भी बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश की डिमांड से उत्तर प्रदेश में काम हो जाएगा? नहीं, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो केंद्र की सत्ता के लिए बहुत बड़ा एक सीढ़ी का काम करता है। 80 के आसपास जो लोकसभा की सीटें हैं, निश्चित तौर पे वहाँ पर आपको अपनी सरकार बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही हिंदी भाषी हैं। बघेलखंड, बुंदेलखंड जैसी जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ उत्तर प्रदेश में भी आती हैं, मध्य प्रदेश में भी आती हैं। और मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनकी मांग हमेशा से रही है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल जो एकदम से एक अलग राज्य था, वहाँ पर आपने भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रभारी बना के भेजा था। तो मध्य प्रदेश के नेताओं की जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि केंद्रीय स्तर पर काफ़ी मजबूत है। विशेषकर आप शिवराज सिंह चौहान को देख लें, या अब तो खैर सिंधिया जी भी इसी पाले में आ गए हैं, उनका भी एक अलग वर्चस्व है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नेताओं का उपयोग अपने हर जगह करना चाहती है। दूसरी बात जो है कि अभी जो भी कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो या अभी काशी के विश्वनाथ धाम की बात है, ये सारी कवायद बहुत लंबे समय से सोची समझी रीति नीति के तहत की जा रही है ताकि इसका फायदा मिल सके। क्योंकि देखिए ध्रुवीकरण की स्थिति तो बन चुकी है देश में। दूसरी बात, धर्म का और राजनीति का जबरदस्त घालमेल हो गया है। धर्म के आधार पर लोगों की आस्थाओं को आधार बनाकर चुनाव जीतने की रणनीति अब मध्य प्रदेश में हो गई। दूसरी बात, जो जातिगत समीकरण है वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसका भी एक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो मुझे लगता है कि 400 सीटों पे कांग्रेस अकेला लड़ना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी एक ऐसे स्टार प्रचारकों की आवश्यकता है जो वहाँ पर जाके प्रचार कर सकें। और मध्य प्रदेश से शायद इसलिए लोग नाम मांगे जा रहे हैं उनके, आप ऐसे नाम भेजिए जो अच्छे ओरेटर हों। लेकिन कांग्रेस में उतने ओरेटर, उतने अच्छे वक्ता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जितने भारतीय जनता पार्टी में ओजस्वी वक्ता हैं जो किसी भी मुद्दे को इस तरह से उलझा देते हैं कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस के नेताओं को बुला भी रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तो उनको इस बात की जरूर ताकीद करना चाहिए कि वो कोई ऐसा बयान न दें जो उनके गले की फांस बन जाए। क्योंकि अक्सर अभी हमने देखा कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह की बातें की जो उनके गले की फांस बन गई। फिर उसका स्पष्टीकरण देते देते परेशान हो जाता है जो वरिष्ठ नेता होता है। तो ये भी देखना होगा कांग्रेस को, दूसरी भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा को देखना होगा कि कोई ऐसी बात ना हो जिसको लेके विवाद की स्थिति। चलिए, प्रताप भानु शर्मा जी बहुत वरिष्ठ है मेरे साथ, लंबा। प्रताप जी, ये तो है कि कई बार कुछ बयान बड़े भारी पड़ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक तरीका भी है और काम करने के लिए माहिर भी मानी जाती है कि एक छोटा सा बयान बहुत भारी पड़ जाता है। आजकल खूब कॉमेडियन की बात भी हो रही है, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है वो। ये इस तरह के जो तमाम नेताओं की हालांकि डिमांड की गई, लेकिन इस तरह के बयान पर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड शायद इसलिए की गई होगी कि आकर आप प्रचार करें और जो मूर्धन्य लोग हैं वो आकर कांग्रेस की बातें रखें। मनोज जी, चैतन्य जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि चुनाव के दौरान बड़े सधे हुए बयान आने चाहिए और सीजन्ड लोगों को ही जिम्मेदारी आम सभा के प्रचार की दी जानी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी हमेशा ये प्रयास रहता है, परंतु ये देखने में आया है कि बीजेपी के लोग या उनका जो आईटी सेल है, प्रचार तंत्र, झूठे प्रचार या उन्हीं बातों में से बातें निकाल कर इतना
उसकी एडिटिंग करके इतना दुष्प्रचार कर देते हैं, चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, जो कांग्रेस कभी भी अपने प्रचार में ऐसा कभी नहीं कहती और ना ही विपक्षी दलों के लोगों की नेताओं का चरित्र हनन करती है। और जो राजेश शर्मा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आज स्थिति बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से बहुत अच्छी है और उनमें बहुत डर व्याप्त हो गया है, जितने भी माफिया ग्रुप थे। अरे मैं तो कहना चाहूंगा, माफिया तो भारत सरकार में ही मौजूद है। मिश्रा जी के बारे में उनके लड़के ने षड्यंत्र पूर्वक किसानों को मार दिया, कार चला दी, जीप चला दी। अब तो कुछ हाथ कंगन को आरसी क्या, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह वर्डिक्ट दे दिया कि षड्यंत्र पूर्वक किसानों को मारा गया। जब सरकार स्वयं ही जनता के ऊपर मर्डर का केस कर रही हो, जनता को मर्डर कर रही हो, तब वो आम जनता को कहां सुरक्षा देगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में बन गया है। किसानों के साथ जिस तरह से देशपूर्ण भावना से काम हो रहा है, किसानों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा, दिन दहाड़े उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार डाला जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। इसको अंडर एस्टिमेट ना करिए और इसको नहीं, लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, बाकी चीजें भी है, उनको भी अंडर एस्टिमेट आपकी तरफ से भी नहीं करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मोदी साहब 2 दिन वहां गुजारे हैं, काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी की भी बात हुई है। और उत्तर प्रदेश से तो धर्म की यात्रा की शुरुआत होती है, राम मंदिर वहां है, अयोध्या वहां है, चर्चा होती रही है और वो दिखाई भी दे रही। तो ये भी बड़े चैलेंज है कांग्रेस के साथ। हाँ, चैलेंज है। ये बात चैतन्य जी ने भी कही है कि धर्म और राजनीति का घालमेल करके ही बीजेपी आगे बढ़ती है और उस बात की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो गई है। अभी मैं कल देख रहा था कि हमारे जी अपना बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना है, उसमें शिलालेख आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि जैसे काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास या उसका लोकार्पण मोदी जी ने कर दिया। अरे जो तो हजारों वर्षों का शक्ति केंद्र है काशी विश्वनाथ, और मोदी जी कौन से साधु संत हो गए? कहाँ है शंकराचार्य जी, कहाँ है वहां के महंत जी जिनको शुभारंभ करना चाहिए, जिन्हें लोकार्पण करना चाहिए? हर शंकराचार्य जी का आश्रम बनारस में, काशी में विद्यमान है। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। राकेश शर्मा, राजनीति से अलग रख के इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हम तो इसी बात को साफ कहना चाहिए। राकेश शर्मा जी, एक बात तो समझ आ रही है, किया है योगी सरकार ने, तो काम का नाम लेके जाएं, जनता का विश्वास करें। राकेश जी, एक बात तो समझ आ रही है, मुझे लगता है सूची में नाम प्रताप भानु शर्मा जी का भी हो सकता है। अब जो जिस तरह से बातें रख रहे हैं, आप समझिएगा, तो गंभीर है कांग्रेस भी। देखिए, मुझे तो बड़ा दुख कांग्रेस गंभीर है, सूची में नाम हो ना हो, पर चुनाव के लिए गंभीर है और हम जीतेंगे। जी जी जी, मुझे तो बड़ा दुख होता है जब प्रताप भानु शर्मा जैसे विद्वान साथी, जो सांसद के रूप में लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस पर में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आज भी पर हाशिए पे हैं। मेरा निवेदन है कि आज जब बात होती है कि धर्म के घोलमेल की, तो क्यों चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी को गरीब, दलित, किसान और भगवान याद आने लगते हैं? इससे पहले क्यों याद नहीं आते? ये जनता से सवाल पूछती है। जनता ये भी सवाल पूछती है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं तो आपके सर पर त्रिपुर नज़र आने लगता है, और केरल जाते हैं तो टोपी और क्रॉस नज़र आने लगता है। कौन धर्म का घालमेल कर रहा है, कौन धर्म का उपयोग कर रहा है, ये जनता देखती है। प्रताप भानु शर्मा जी, एक बात नोट कर लीजिए, ये निश्चित रूप से जनता रूपी जो भगवान है, ये निर्णय करती है। आप देखिए कि प्रियंका वाड्रा जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान लेती हैं और वहाँ पर प्रचार करने के लिए जाती हैं, 2 विधायक और कम से कम 11 बड़े नेता, जो उत्तर प्रदेश के नामी नेता थे, वो पूरे के पूरे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? इसका जवाब कौन देगा कि कांग्रेस के नेताओं को इतनी तड़फन कांग्रेस में क्यों होने लगी, इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों होने लगी? मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, मेघालय की बात कर लीजिए, 11 के 11 बजे 11 विधायक टीएमसी में शामिल हो जाते हैं वहाँ पे मेघालय में। गोवा की बात कर लीजिए। तो ऐसा कौन सा प्रदेश बचा है जहाँ कांग्रेस के नेता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मेरा एक निवेदन है, आप बात करते हैं कि चुनाव में आज अगर दिव्य काशी और भव्य काशी बना तो ये तो हर हिंदू और हमारे लिए गर्व का विषय है। पर आप देखिए कि मनोज जी, जितने सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहाँ कांग्रेस के नेता किस तरह के निकृष्ट और भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं।
अरे आप कोई काशी विश्वनाथ आज हो गया है भव्य, तो ये कोई कल खत्म नहीं हो जाएगा। ये अनंत काल तक वो वहीं का वहीं बना रहेगा। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं जी। आज हमें गर्व होता है कि सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को भव्य रूप दिया, तो हम गर्व से कहते हैं और बार बार कहते हैं। और आज अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा योगदान है। ये तो राम को काल्पनिक पात्र कहते थे। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को कांग्रेस के कि तुच्छ तो राजनीति ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तमाम नेता पहुंचेंगे, विकास की बात भी रखेंगे या इसी की तैयारी की जा रही है? कैसे भगवान की होनी चाहिए, ईश्वर की बात मैं नहीं कहता इस बात को, हर धर्म के व्यक्ति को अपनी बात रखना चाहिए। तो क्या इसी प्रचार की तैयारी की जा रही है कि हमें इन्हीं बातों पर आगे बढ़ना है? देखिए मनोज सैनी साहब, मैंने अपनी जब बात शुरू की जी, तो मैंने कहा गांव, गरीब, किसान की चिंता करने वाली केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार। आज अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, मेरे विद्वान साथी ने लॉ एंड ऑर्डर पर कहा, तो मैं एक शब्द इनको और बताना चाहूंगा। एक वहां का दुर्दांत जी, गुंडा, अपराधी गुंडा हाँ, जी, उसको इनकी पंजाब की सरकार शरण देती है, उसको वहां से आने नहीं देती। वो बार बार कोर्ट में लगाती है। साहब ये सीरियस है। मैं ये समझ सकता हूँ कि चुनाव की जो दिशा होगी चैतन्य भट्ट साहब, वो किस तरफ जाएगी। दो वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठे हैं और वो जो इशारा कर रहे हैं वो तो इस तरफ है। विकास की बात आजकल कम होती है चुनावों में और बाकी चीजें ज्यादा होती है, लेकिन विकास का परचम इसलिए भी कहा जा सकता है कि यदि काशी के दिव्य काशी, भव्य काशी की बात हो रही तो विकास तो दिखा उस जगह, लेकिन अब उसको किस रूप में लिया जाएगा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। विकास के लिए फिर रोजगार की जरूरत भी है कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। तो क्या ये चुनाव उत्तर प्रदेश का तमाम सारी बातों को खोल कर रख देगा? चेतन जी। नहीं, देखिए, विकास की बातें तो हर पार्टी करती है, लेकिन वो अब सेकेंडरी हो गया। मुझे लगता है कि महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पेट्रोल की कीमतों का मुद्दा है, इस तरह के जो मुद्दे हैं जो वास्तव में जनता से जुड़े हुए हैं, ये सारी जो मुद्दे हैं ये धार्मिक मुद्दों से पीछे हो गए, उनको ढक लिया है धार्मिक मुद्दों ने। आप देखिए कि ये जो चुनाव के कुछ समय पहले काशी विश्वनाथ का जो भी जीर्णोद्धार हुआ है, तो मुझे लगता है इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी कि ऐसे वक्त पर हम इसका लोकार्पण करेंगे या जीर्णोद्धार करेंगे, ताकि देखिए भारत की जनता बहुत ज़्यादा धार्मिक है, उसकी अपनी आस्थाएं हैं, बहुत मजबूत आस्थाएं हैं जी। और जब धर्म के मामले में कोई मसला आता है तो निश्चित तौर पर वो एक तरफा हो जाता है। भगवान चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे हर हर महादेव हो, इनके प्रति लोगों की बहुत ज़बरदस्त आस्था है और वो अपना प्रतिरूप मानते हैं, ईश्वर का प्रतिरूप मानते हैं, ईश्वर ही मानते हैं उनको। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चीज़ों को ला के निश्चित तौर पर एक ध्रुवीकरण तो होता है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने बताया शर्मा जी ने कि बहुत से लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए, तो ऐसा ये तो देखिए राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। राजनीति में राजनेताओं का चरित्र किस तरह का हो गया है ये सब जनता को मालूम है। कब कहाँ पलटी खा जाएं, कब कल तक जिसके बारे में कुछ गालियाँ देते थे या बुरी बातें करते थे वो गलबैयाँ डाले घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि बस करो महाराज, अब की बार शिवराज सरकार, इस तरह के नारे लगाए गए थे और इस तरह के विज्ञापन जारी किए थे। आज दोनों नेता गले में गले बहिरियां डाल के एक साथ प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात है कि पॉलिटिक्स में इस तरफ चलता रहता कि तुम इधर गए तो हम वहाँ चले गए। बहुत से बीजेपी के लोग कांग्रेस में भी आ गए, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस, जिसकी स्थिति बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में, अगर वो 400 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है और 40% उसमें महिलाओं को देने की बात कर रही है, तो इतनी नेत्रियां हैं क्या कांग्रेस के पास? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी इतनी स्थिति वहां पे कमजोर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस बारे के में भी सोचना पड़ेगा और बहुत तेजी से और बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस को अपना प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रचार तंत्र बहुत कमजोर है, उनका आईटी सेल बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है कांग्रेस की तुलना में। और अगर आप प्रचार तंत्र नहीं मजबूत कर पाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से पार पाना इतना आसान होगा। चलिए सर, बिल्कुल राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहेंगे। प्रताप बानू सर भी कुछ कहना चाह रहे होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश शुरुआत करेगा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद है, प्रियंका गांधी लगातार वहां पर नजर बनाई हुई है, कांग्रेस की लीडर है,
और कमान भी उन्हीं के हाथ में है कांग्रेस की। अब वो डिमांड कर रही है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो वहां जाकर कांग्रेस का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे तो सामने नजर आ रहे हैं, बल्कि काम भी शुरू हो गया। पर जिस तरह से डिमांड दिखाई दे रही है उससे ये जरूर लगता है दोनों पार्टियों के लिए कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी वही है जहां से रास्ता आगे का तय होता है। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।